जीत आइस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज लोअर पीसीएस का जो फॉर्म आया है उससे संबंधित एक पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लास प्रॉपर चल रही है ये लोअर पीसीएस की लाइव क्लास है। तो देखिए उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके का पेपर होगा, पूरे सिलेबस को टच किया गया है और उसका एक मॉडल पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। वैसे तो उत्तराखंड के अंदर जो जनरल स्टडी का पेपर होता है, रीजनिंग मैथ का होता है, वो सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पेपर को जो बनाया गया है ये लोअर पीसीएस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, काव्या बिष्ट, हेमलता, सोनी, पिंकी गंगवार, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगा। बहुत ही सोच समझ के आपको यहाँ पर आंसर चूज करना है, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है। तो शुरुआत करते हैं और कोशिश कीजिए कि माइनस मार्किंग तो हर पेपर में होती है कि आपके रोंग कम हो। तो यहाँ पर शुरुआत जो हो रही है बिल्कुल करंट अफेयर से हो रही है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित विधेयक 2024 की संख्या क्या है। यानी वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित विधेयक, स्टूडेंट्स जो विधेयक होता है, विधेयक इसे इंग्लिश में बिल कहते हैं, बिल 2024 की संख्या क्या है, आजकल ये चर्चा में भी है, वन नेशन वन इलेक्शन। इससे संबंधित मुख्य रूप से होता है कि जो हमारी पार्लियामेंट यानी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं, इन दोनों को एक साथ कराया जाए। तो इससे खर्च भी बचेगा और समय भी बचेगा। तो एक वर्ड आता है बिल, बिल, और एक होता है एक्ट। तो बिल का, हाँ, यहाँ पर बिल की बात हो रही है, अधिनियम की बात नहीं हो रही। तो ठीक है, तो उसकी बिल संख्या क्या है ये आपको बतानी है। तो अभी तक मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं, ओके, वेलकम वेलकम। अभी तक एक आंसर आया है 1, प्रीति गोस्वामी, बिल्कुल राइट आंसर है, यानी इसकी बिल संख्या 129 है। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा जो बिल नंबर 128 था, 128, तो उसके लिए 106 अमेंडमेंट किया गया था और उसका संबंध था वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए, यानी नारी वंदन शक्ति अधिनियम, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटों का रिजर्वेशन था। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला जूनियर एशिया कप 2024 फाइनल में भारत ने किसे पराजित किया है। तो देखिए इसमें भारत की जीत हुई थी, लेकिन फाइनल में भारत ने किस कंट्री को पराजित किया है। दीपक कुमार जी वेलकम। यहाँ चीन, यूएसए, ब्रिटेन और रूस, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका आंसर प्लीज सूरज जी, हेमलता, माँ बाराही, जितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं तो क्वेश्चन का नंबर डालते रहेंगे। अभी तक जो आंसर मैं देख रहा हूँ, देखिए बहुत से लोगों को यहाँ पर आंसर जो ध्यान रखना है, इसका आंसर चीन है, ये ध्यान रखिए। अगर कोई क्वेश्चन हम लोगों से नहीं आता तो उस क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है। माइनस मार्किंग में आपको तभी रिस्क लेना है यदि आप जानते हैं क्वेश्चन दिया गया है, इन चारों में से आपको पता है कि 2 हो ही नहीं सकते, ये हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं। तो अभी हाल में जाकिर हुसैन का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। जाकिर हुसैन, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, क्या इसका आंसर हो सकता है जाकिर हुसैन। काफी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, 3 का बी कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए शास्त्रीय संगीत और तबला इसका आंसर है, और विकल्प ए में दिया है शास्त्रीय नृत्य व तबला। तो कई बार हम विकल्प को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ते और गलती कर जाते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, राइट आंसर दे रहे हैं। अभी हाल में सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना है, चर्चा में है। तो सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, दीपा फरसवान जी, वेरी नाइस, ए आप आंसर दे रहे हैं। डोम राजू गुकेश, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर, बधाई हो आपको। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। 2024 में 34वां व्यास सम्मान किसे मिला है, यहाँ 4 नाम आपको दिए गए हैं, क्या इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, रुचि कोटियाल जी वेलकम वेलकम वेलकम।
काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छे से आपको तैयारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 5 सूर्यबाला। देखिए यहाँ पर मधुबाला, सूर्यबाला, प्रताप सिंह और बीना कुमारी। तो इसका सी आंसर है, सी। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है। कैलाश चौहान जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और उसका आंसर भी चुनना है आपको, उसका आंसर चुनना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन की रिकमेंडेशन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो उस कमेटी के चेयरमैन कौन है, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, कमेटी के अध्यक्ष कौन है? वेलकम वेलकम वेलकम, बढ़ते रहिए। पिंकी रावत, पिंकी गंगवार, सी इसका आंसर कह रही है, बिल्कुल राइट आंसर है। हमारे जो एक्स राष्ट्रपति हैं कोविंद राम जी, वो इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां तक देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, करंट अफेयर। अब यहां पर दिया गया है, यहां पर मैंने टच किया है, यहां पर यूएनओ को टच किया है। तो देखिए निम्न में कौन सुरक्षा परिषद है ना, सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूएनओ जो है उसकी एक सिक्योरिटी काउंसिल है। तो उसमें दो प्रकार के मेंबर होते हैं, एक परमानेंट होते हैं, परमानेंट की संख्या 5 होती है, परमानेंट 5 होती है, और उसमें 10 ऐसे हैं जो टेम्परेरी होते हैं, 10 ऐसे हैं जो टेम्परेरी होते हैं। तो जो 5 हैं उनमें कहा गया है कि कौन सा ऐसा है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, क्योंकि स्थायी के पास वीटो पावर भी होती है। तो वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 का आप ए कह रहे हैं और ए प्रीति गोस्वामी जी, 7 का सी अधिकांश लोग कह रहे हैं और सी इसका आंसर है। तो देखिए सुरक्षा परिषद में चीन भी है, रूस भी है, ब्रिटेन है, जर्मनी नहीं है। तो चीन है, रूस है, ब्रिटेन, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, चीन है, रूस, एक ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ये ध्यान रखना है, एक यूएसए है, यूएसए, और एक फ्रांस है, फ्रांस। तो बेटे ये है, ठीक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि जो सुरक्षा परिषद होती है, यानी यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, काउंसिल में जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 10 है। तो ये जो 10 हैं, इसमें इनका कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी आप लोगों ने कहा, रुचि कोटियाल जी। अब बहन रुचि कोटियाल से अगर मैं पूछूं कि क्या आपको कंफर्म है, लेकिन कुछ हम यहां पर तुक्के लगाते हैं, सभी का आंसर बी आ रहा है। तो ध्यान रखिए मीना परगई जी, बिल्कुल राइट आंसर आप दे रहे हैं। 2 वर्ष कार्यकाल होता है। जो टेम्परेरी होते हैं 10 सदस्य, इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। भारतीय परमाणु नीति के संदर्भ में क्या गलत है, यानी भारत की जो एटॉमिक पॉलिसी है, एटॉमिक पॉलिसी, परमाणु नीति के संदर्भ में क्या गलत है, या 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, वो 4 विकल्प क्या है, इसमें गलत क्या है, ये आपको छांटना है। हाँ रुचि, कोई बात नहीं बेटे, डरो मत। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बहुत अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां पर दिया गया है आपको, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। पॉलिटिकल जो साइंस है सब्जेक्ट, उसमें भी है, उसमें भी ये आता है। 9 का डी आप कह रहे हैं, डी। मीना परगई जी, हेमलता, अभी तक जो आ रहा है डी आप आंसर दे रहे हैं। और भी कोई क्वेश्चन कीजिए, रिस्क लीजिए, आपका रिस्क कहां तक सही हो सकता है ये ध्यान रखना है आपको। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहां एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने दिया है, सूरज जी को ए लग रहा है, आसारिया ए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहां पर देखिए ए बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, भारतीय हथियार, वो परमाणु हथियार के प्रयोग का जो अंतिम अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास नहीं होता, ध्यान रखना, वो पीएम के पास होता है। जो परमाणु नीति जो है उसमें अगर हम परमाणु बम छोड़ते हैं तो उसका जो कोड होता है वो भी पीएम के पास होता है। भारतीय परमाणु नीति की एक विशेषता यह है कि नो फर्स्ट यूज, यानी पहले उपयोग नहीं। इसके साथ साथ दूसरी विशेषता यह है, हमारी जो परमाणु नीति है उसका उद्देश्य किसी देश को उजाड़ना नहीं है,
उसका उद्देश्य है हमें परमाणु हथियारों से बचना है, कोई हमारे ऊपर ना करे। अगर किसी देश के पास परमाणु बम नहीं है या जैविक हथियार नहीं है तो भारत उसके ऊपर कभी भी परमाणु बम नहीं फेंकेगा। तो इसका आंसर ए, इसका आंसर है ए। ए इसका आंसर है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया था। देखिए वर्तमान में कौन सी राष्ट्रीय स्तर यानी नेशनल लेवल का दल नहीं है। तो देखिए ये जो इलेक्शन कमीशन होता है ये नेशनल लेवल की पार्टी डिक्लेयर करता है। तो यहाँ पर कुछ पार्टियां यहाँ पर दी गई हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर जो आप आंसर दे रहे हैं सबका आंसर एनपीपी है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी है जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, ये आपको सोचना है। देखिए नेशनल लेवल की पार्टी डिक्लेयर करना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। इलेक्शन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में जो चुनाव होते हैं उनमें लीगल वोट का 6% कम से कम 6% 4 राज्यों में प्राप्त किया हो और इसके साथ साथ एक राज्य में लोकसभा की एक सब राज्य में 3 सीटें प्राप्त की हो, या दूसरी कंडीशन ये है कि लोकसभा के चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें प्राप्त की हो, या कम से कम 4 राज्यों में उसे स्टेट लेवल की पार्टी का दर्जा दिया गया हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये 8 पार्टियां होती थी, लेकिन अभी इसमें संशोधन हुआ 6-7 महीने पहले। तो उसमें एक नाम आता है एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, एक नाम आता है सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी, और एक नाम आता है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी वाली। इन तीनों को समाप्त कर दिया गया और तो 8 - 3 घटाते हैं तो 5 बचती है और इसमें 1 प्लस कर दी गई आप, तो आज 6 पार्टियां हैं। तो इसका आंसर क्या है, टीएमसी है। ध्यान से देखिए किस शेड्यूल को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर 4 शेड्यूल दी गई हैं। कौन से शेड्यूल ऐसी है जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ही शानदार पेपर है। ये पेपर घर में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही कष्टदायी हो जाते हैं। तो उस चीज़ को आदत डालिए। अभी तक प्रीति गंगवार का आंसर आ रहा है और बी सूरज जी सभी बिल्कुल राइट आंसर हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो 9th शेड्यूल है, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नंबर ऑफ शेड्यूल 8 थे, लेकिन 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ और फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 9th शेड्यूल को जोड़ा गया। तो 9th शेड्यूल की विशेषता यह है कि इसमें जो भी विषय रखे गए हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन 1973 के बाद जो इसमें विषय जोड़े गए हैं 1973, ध्यान रखना, उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 12 का आंसर क्या है, काव्याविष्ट ए आंसर कह रही हैं। अब आपको क्या लगता है, देखिए शेड्यूल 5 में क्या है स्टूडेंट। शेड्यूल 5 में एससी और एसटी का प्रशासन है, लेकिन शेड्यूल 6 जो है उसमें स्पेशली 4 स्टेट का नाम दिया गया है। 4 स्टेट उसमें एसटी का प्रशासन है। वो जो 4 स्टेट हैं उसमें मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और आसाम, यानी उसमें मणिपुर नहीं है। और काव्य जी ने जो इसका आंसर दिया है बहुत ही सही आंसर है। आगे देखिए, अब देखिए यहां पर मैंने हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन डाले हैं। मैं कभी भी बुक से क्वेश्चन नहीं बनाता हूं, उसमें तो यह है कि उसका वो स्कैन किया और यहां लगा दिया, क्वेश्चन का लेवल गिर जाता है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक, वो कह रहा है कि किस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने वो क्या है, साम्राज्यवादी है, यानी अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहता है। तो नॉर्थ इंडिया में उसने अलग पॉलिसी अपनाई जिसका उद्देश्य था अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना, और साउथ इंडिया के लिए था धन की लूट था।
तो नॉर्थ इंडिया में अभी सी आप आंसर कह रहे हैं गुजरात, अब बी आप कह रहे हैं रणथंबोर, रणथंबोर। तो देखिए ये बिल्कुल गलत हो जाता है। देखिए मैं बताना चाहूंगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ का शासक राणा रतन सिंह था, रणथंबोर का हमीर देव था, वारंगल का वीर बल्लाल थर्ड था और गुजरात का कर्णदेव बघेला। तो उसने जो चित्तौड़ अभियान किया था, चित्तौड़ मेवाड़ की कैपिटल थी, यहाँ पर राणा रतन सिंह शासक था, इसकी पत्नी पद्मावती थी। तो इस अभियान का उद्देश्य पद्मावती को पाना था। इसकी जानकारी हमें मलिक मोहम्मद जायसी अपनी पुस्तक पद्मावत में भी देता है। तो इस अभियान में ये ध्यान रखना है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी आया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो उस समय साउथ में 4 राज्य थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। देवगिरी महाराष्ट्र में, रामचंद्र देव, होयसल जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, वीर बल्लाल थर्ड, वारंगल जिसे तेलंगाना कहते हैं, यहाँ पर प्रताप रुद्रदेव सेकंड था और यहाँ वीर पांड्य और सुंदर पांड्य था। इन चारों की हार हुई थी और इन्हें पराजित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति मलिक काफूर था। तो इसमें कौन सा ऐसा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया? और बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस आप लोगों का आ रहा है, परिणीता नेगी, रुचि कोटियाल, डी। यहाँ वीर पांड्य और सुंदर पांड्य, ये इसका आंसर था। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, विजयनगर। बच्चों आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय साउथ में जहां हम्पी है, हम्पी नामक स्थान पर विजयनगर बनाया था हरिहर बुक्का ने। तो यहां पर 4 डायनेस्टी ने शासन किया था और 4 डायनेस्टी जो थी उसमें संगम, सुलुव, तुलुव और आरविडु है, आरविडु। तो 14वें का आंसर आप ए कह रहे हैं काव्य बिष्ट जी, लेकिन गलत हो जाता है। तो आरविडु वंश का एक शासक था जो इनका अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन ऑप्शनल आईएएस में पूछा जा चुका है और उसका आंसर श्रीरंग थर्ड है, ये ध्यान रखना, श्रीरंग थर्ड है। बहमनी साम्राज्य की बात करें तो उनका अंतिम शासक कलीमुल्ला था, लेकिन बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा था। तो देखिए ठीक, बहुत ही शानदार पेपर अपनी तरफ से प्रयास किया गया है। तो जो लोअर पीसीएस का एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्या पेपर का लेवल होगा, तो आप बिल्कुल यहां पर उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक, अब सोचिए आपकी क्या तैयारी है और कितनी तैयारी की आवश्यकता है। तो उस बैच में अभी उत्तराखंड शुरू हुआ था, केवल 3 क्लास हुई हैं और मंडे से उसमें दूसरी क्लास भी शुरू होगी, वो मैथ की होगी। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? सोनार की बेटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? अब कुछ लोग कहेंगे कि इस युद्ध का भी मैंने नाम नहीं सुना है। दरअसल विजयनगर और बहमनी, विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य है, बहमनी मुस्लिम साम्राज्य है। इन दोनों के बीच एक क्षेत्र पड़ा है जिसे रायचूर दोआब प्रांत कहते हैं। उस प्रांत पर अधिकार के लिए दोनों शक्तियां लगातार संघर्षरत रही। तो एक सोनार की बेटी का युद्ध हुआ, वो बहमनी शासक फिरोज शाह और संगम वंश का एक शासक था जिसका नाम देवराय फर्स्ट था, उनके बीच हुआ था। तो क्या ये इसका आंसर है। इसमें देवराय फर्स्ट की हार हुई थी, परिणाम स्वरूप देवराय फर्स्ट को अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ करना पड़ा और दहेज में बंकापुर का किला भी दिया था। इतिहास को आप देखेंगे, किसके द्वारा स्वराज दल यानी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? तो आप देखिए यहां पर क्या आंसर हो सकता है। 17 का क्या आंसर हो सकता है? सी आप कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, 17 का सी कह रहे हैं। अब मुझे इसी बात पे नाराजगी होती है आप लोगों से। आप देखिए संगीता ने ए कहा है, अब अरे पिंकी कितनी होनहार बच्चे हो यार तुम, काव्या, और बिल्कुल किसी ने सी लिख दिया तो आप सी लिखते जा रहे हैं। स्वराज पार्टी का नाम नहीं सुना आपने? आप जानते हैं कि 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने वापस लिया था। तो 1923 में क्या हुआ? बात यह थी कि आगामी विधान परिषदों के जो चुनाव होंगे इसमें भाग लें या न लें। तो बात यह तय हुई कि भाग नहीं लेंगे, लेकिन 2 लोग ऐसे थे, एक नाम मोतीलाल नेहरू और एक CR दास, चित्तरंजन दास। इन लोगों ने उसमें भाग लेने की बात की और ये लोग परिवर्तनवादी कहलाए। इन दोनों ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी
स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में चुनाव लड़कर सरकार में प्रवेश करेंगे और सरकार में प्रवेश करके सरकार की नीतियों का विरोध करना था। ठीक है, तो हाँ, पिंकी कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए ना? और जो होना है तो इसी प्लेटफॉर्म पे होना है, तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होना। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होना। ठीक, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा, पूरी टीम जीताइस की कोऑपरेट कर रही है, आप लोगों को सभी का सहयोग रहता है। क्वेश्चन, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यहां मुर्गियों की बात हो रही है, मुर्गी। अब मुर्गी को आदमी खाता है, मुर्गी को होगी तो इंसान को भी होगी। तो हमें क्या करना है? मुर्गियों में रिकेट्स की बीमारी नहीं होने देनी है, तभी तो वो हष्ट पुष्ट रहेंगे। तो क्या होता है? हाँ बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो सकता है? रिकेट्स। 18 का डी कह रहे हैं विटामिन ई। पिंकी, चलो ई डी कह रहे हैं आप, डी, लेकिन डी में तो विटामिन ई है। आप नहीं, आप 18 का डी कह रहे हैं, डी आंसर कह रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा रिकेट्स की जो कमी होती है वो विटामिन डी के कारण होती है, और विटामिन डी के लिए आंसर क्या दिया है? ए दिया है। ध्यान दीजिए, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, आप जानते हैं, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट, हिचिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ है वो? साउथ में है, तो तमिलनाडु है, बड़ा निकोबार है, छोटा निकोबार है, या कार निकोबार द्वीप है? इंदिरा पॉइंट, आपने नाम भी सुना होगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ज्योति राणा जी, इंदिरा पॉइंट। ये तो बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन है, और ये बड़ा निकोबार है, बड़ा, छोटा नहीं, बड़ा निकोबार है। सी इसका आंसर है, सी 19 का सी आंसर है। ध्यान दीजिए, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो आप जानते हैं भारत में मिट्टी, वैसे यहां पर मिट्टी है ना, मिट्टी की बात नहीं हो रही, भले ही लिखा है सोयल होती है, सोयल यानी जो हमारा सरफेस होता है उसका ऊपर का 4 सेंटीमीटर जिसमें पौधे उगाने की क्षमता होती है, इसे सोयल कहते हैं। तो भारत की में हर चीज में डाइवर्सिटी है, तो ICAR है ना के अनुसार भारत में 9 प्रकार की सोयल हैं, उसमें रेड सोयल है, ब्लैक सोयल, सैंडी सोयल है, कछारी यानी LOL सोयल। तो कौन सी भूमि ऐसी है जो सबसे ज्यादा मिट्टी है? तो इसमें अभी तक जो आंसर बी आ रहे हैं आपके, लेकिन गलत हो जाता है, वो LOL सोयल है, कछारी। इसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम आता है, LOL सोयल। तो गंगा सतलज के मैदान में पाई जाती है। गंगा और सतलज अपने साथ जो बहाकर ह्यूमस लाती हैं, जिस स्थान पर छोड़ती हैं वहां से LOL सोयल बनती है। तो भारत के 25%, भारत में जो 24% सोयल है वो LOL सोयल है। इसकी एक विशेषता है कि इसमें नाइट्रोजन का अभाव होता है। यही रीजन है कि नॉर्थ इंडिया के किसान अपने खेतों में NH2CO यानी यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर LOL सोयल है। इस क्वेश्चन को आगे देखिए, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय सम्मान है, तो यहाँ पर पद्मश्री, पद्म विभूषण यानी पद्म विभूषण, भारत रत्न और अशोक चक्र दिया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? क्या इसका आंसर हो सकता है? क्या इसका आंसर हो सकता है? प्लीज बताने का प्रयास कीजिए। सी भारत रत्न आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है भारत रत्न। ठीक है, उल्लेखनीय कार्य करने पर भी ये दिया जाता है, यही आंसर है। अब क्या शानदार क्वेश्चन दिया गया है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आप जानते हैं कि शिवाजी और जयसिंह के बीच 65 में एक पुरंदर की संधि हुई थी, और उस संधि के द्वारा शिवाजी की हार हुई थी। ये संधि जो हुई थी, पुरंदर की संधि 2 बार होती है, एक बार 76 में भी होती है, वो अलग है। ये शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई, इसका प्रत्यक्षदर्शी यानी आई विटनेस मनुची था। इस संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। परिणाम स्वरूप शिवाजी उस समय जयसिंह के साथ औरंगजेब से मिलने गए थे। शिवाजी की सुरक्षा का दायित्व जयसिंह पर था, तो शिवाजी को लाल महल में बंदी बनाया गया था, और शिवाजी की देखरेख जयसिंह के पुत्र राम सिंह कर रहे थे। तो
1666 में शिवाजी अपने हम सकल हीरोजी फर्जंद को बिस्तर पर लेटाकर फरार हो गए थे। तो शिवाजी कहाँ थे? सबके आंसर ए और बी आ रहे हैं, लेकिन ए आंसर नहीं है, वो आगरा का जयपुर महल था। समझ गए ना? आगरा का जयपुर महल था, आगरा इसका आंसर है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? आप जानते हैं थर्मोस्टेट क्या होती है? और कुछ नहीं है, जो टेम्परेचर होता है उसको संतुलित रखना यानी स्थिर बनाए रखना इसका आंसर है। अब आगे की ओर, गीता देखिए, एक बहुत पवित्र ग्रंथ है गीता, भगवत गीता। ये जो भगवत गीता है, इसमें श्री कृष्ण जी के उपदेश दिए गए हैं। इससे महाभारत की भी जानकारी मिलती है। तो इसकी मुख्य शिक्षा क्या है, यदि गीता हमें क्या शिक्षा देती है? हिंदू धर्म एक पवित्र ग्रंथ है। 24 का आप डी कह रहे हैं। निष्काम कर्मयोग बिल्कुल सही आंसर है। बेटे, निष्काम कर्मयोग का मतलब होता है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, फल की चिंता नहीं करनी है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। हमें अच्छे कर्म करने हैं, फल की चिंता नहीं करनी है, अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा। यानी आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो निष्काम कर्मयोग। पार्लियामेंट्री सिस्टम सर्वप्रथम, संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया? बिल्कुल एक बच्चों का क्वेश्चन, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है इतना इजी क्वेश्चन डालते हुए। सभी ने आंसर क्लिक कर दिया, ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो ब्रिटेन, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो भारत के अंदर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, हमने भी ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है, देखिए पार्लियामेंट, अगर हम लोकसभा की बात करें या पार्लियामेंट की बात करें, इसमें दो प्रकार के लोग बैठे हैं। एक रूलिंग पार्टी के लोग बैठे हैं यानी बीजेपी, एक इसमें अपोजिट पार्टी के लोग बैठे हैं जिसे कांग्रेस हो सकती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि जो कार्यपालिका और विधायिका होती है, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विधायिका विधायिका यानी लेजिस्लेटिव, ये एक दूसरे के समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर काम करते हैं। यानी इनकी थ्योरी क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, यहां पर आगे की ओर बढ़िए। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? यानी जिला जो कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं, जो डीएम होते हैं, वो किसके अधीन काम करते हैं? बहुत ही चर्चा में रहते हैं। यहाँ पर कुमायूं में एक बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति हैं, उनका नाम दीपक रावत जी है। आप जानते हैं प्रॉपर आईएएस है, बहुत ही जीनियस आदमी हैं। वो कुमायूं कमिश्नर भी हैं, आप जानते हैं। और कुमायूं जो कमिश्नर हैं, कुमायूं में 6 जिले हैं और 6 जिले का मतलब 6 कलेक्टर हैं। तो ये 6 कलेक्टर किसके अधीन रहेंगे? कुमायूं कमिश्नर के, यानी डिविजनल कमिश्नर, संभागायुक्त। सी इसका आंसर है, सी इसका आंसर है, सी, ये ध्यान रखना है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन को यहाँ टच किया गया है। तो यहाँ पर उबेर कप की बात हो रही है। उबेर कप का संबंध किससे होता है? उबेर कप, स्टूडेंट स्पीड बढ़ा के रखिए, 45 क्वेश्चन है। उबेर कप, देखिए स्टूडेंट, उबेर कप 27 का आंसर सी आ रहा है। कैलाशी प्लीज क्वेश्चन का नंबर डालते रहिए। बैडमिंटन, बैडमिंटन। आगे देखिए, भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका को इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में नहीं है, यानी सोशलिज्म, इंटीग्रेटेड, वेलफेयर एंड सेकुलरिज्म। तो 4 वर्ड यहां पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारी प्रीएम्बल में नहीं दिया गया है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। डी आप कह रहे हैं कैलाश चौहान जी, बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, देखिए अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, ये दोनों वर्ड तो 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा प्रीएम्बल में जोड़े गए थे। आप जानते हैं कि प्रीएम्बल में केवल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। देखिए यहां पर पंचायत और नगरपालिका की बात की गई है, यानी 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट जब ये हुआ था, तो आप जानते हैं 73 अमेंडमेंट 1992 में हुआ, लेकिन 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया गया। और 74 अमेंडमेंट जिसमें 12th शेड्यूल दी गई है, वो 1993 में हुआ था। तो उसमें भारत के पीएम कौन थे? बताइए कौन थे? तो भारत के पीएम कौन होते थे? क्वेश्चन नंबर 29।
जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो देखिए जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसके आगे पीछे पूरा सोचना है आपको। सी आप दे रहे हैं नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव बिल्कुल राइट आंसर है। नरसिम्हा राव ने, देखिए इसी के समय एलपीजी कॉन्सेप्ट लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इन्होंने ही क्या किया था 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी का एक नारा दिया था, लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी भारत से जो पूर्वी देश हैं, पड़ोसी देश हैं, जिनसे भारत के सांस्कृतिक संबंध पहले से रहे हैं, हमें उनके साथ भी ट्रेड और टूरिज्म को बढ़ाना है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासंघ जो दिवस मनाया जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है तो मैं दे देता हूं, ये 24 अक्टूबर को मनाते हैं। हम रोज सुनते हैं कि आईएसआई, ये जो आईएसआई होता है इसका पूरा काम क्या है, पूरा नाम क्या है? आईएसआई का पूरा नाम, क्वेश्चन नंबर 31, प्लीज स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए, फिर इसके बाद दूसरी क्लास भी है मेरी। आईएसआई, देखिए आईएसआई क्वेश्चन नंबर, अरे पिंकी 24 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंच चुके हैं हम। 31 का बी आप कह रहे हैं सूरज जी, किसी का डी आ रहा है, लेकिन आईएसआई का पूरा नाम होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ए इसका आंसर है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है नवपाषाण युग यानी स्टोन एज का, न्यूलिथिक एज की बात हो रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में, आपको इशारा भी कर दिया गया है नॉर्थ वेस्ट में, निम्नलिखित में किस स्थान पर एग्रीकल्चर के फर्स्ट एविडेंस मिले हैं? यहां पर एक इशारा भी कर दिया गया है, तो यहां पर क्या मुंडीगाक है? मुंडीगाक, लेकिन मुंडीगाक तो अफगानिस्तान में है। बालाकोट, मेहरगढ़, क्या इसका आंसर हो सकता है? यहां से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, तो यहां बी आप आंसर दे रहे हैं, 32 का बी बिल्कुल राइट आंसर है, मेहरगढ़। देखिए फर्स्ट एग्रीकल्चर एविडेंस मेहरगढ़ से मिला है, ये पाकिस्तान में है। अगर हम पेडी की बात करते हैं धान की, तो धान का फर्स्ट जो एविडेंस मिला है वो सोहन घाटी से मिला है, कोल्डिवा यानी इलाहाबाद के आसपास का एरिया है, तो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़। आगे की ओर बढ़ते हुए बहुत ही शानदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर क्वेश्चन 33, हरिसेन का नाम सुना होगा, ये समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। फिर वो कह रहा है इसने देवी चंद्रगुप्तम एक महाकाव्य लिखा है। फिर वो कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति भी इसी की है। तो 4 विकल्पों में क्या इसका आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 33, बहुत अच्छे से सोचिए और कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है? प्लीज जल्दी कीजिए, क्वेश्चन का नंबर भी आप डालेंगे, आपके जितने साथी हैं सबको आप मैसेज भी कर सकते हैं कि JTIS वेलफेयर प्रोग्राम के तौर पर एक टेस्ट सीरीज चलाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 33 का आप ए आंसर कह रहे हैं अधिकांश, लेकिन ए आंसर गलत हो जाता है। देखिए पहला ये बिल्कुल ठीक है, चंद्रगुप्त वो समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त का एक सेक्रेटरी, एक व्यक्ति को एक से अधिक पद दिए जाते थे गुप्ताज में, तो उसका सचिव भी था और संधि विग्रह भी, और उसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ये इसका प्रसिद्ध दरबारी कवि है, और प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी है वो इसी ने लिखी है। लेकिन ये जो दिया है उसने देवी चंद्रगुप्तम लिखी, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। देवी चंद्रगुप्तम जो जानकारी देती है वो रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड की जानकारी देती है, और इसके राइटर का नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त है, इसे विशाख दत्त ने लिखा है। विशाख दत्त की एक पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस भी है, जो मौर्याज की जानकारी देती है। लेकिन देवी चंद्रगुप्तम आप देख लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? 1 और 3 डी आंसर है, ये गुप्तों की जानकारी देती है। यहां पर मिट्टी का कौन सा वर्ग ऐसा है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो अभी हम लोगों ने बात की थी, यहां पर इंग्लिश में नहीं लिखा है, ये ब्लैक सोयल है, ये रेड सोयल, ये जलोढ़ को एलुएल सोयल कहते हैं, एलुएल, और ये 24% पे है, डिस्कस कर चुके थे। अब यहां पर नाम दिया गया है कि कौन ऐसे हैं जो अपने पद की शपथ को ओथ कहते हैं नहीं लेता। प्रेसिडेंट आपने पता भी होगा, प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में है, वाइस प्रेसिडेंट 63 में है, 63 ये 93 में है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद 75 में अरे 75 वन में राष्ट्रपति आते हैं यार, 75 मंत्री परिषद, 74 में मंत्री परिषद के एडवाइस भी काम करता है। तो कौन सी पोस्ट ऐसी ही? 34 का ए आप आंसर कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
की बात हो रही है यहाँ पर। क्या इसका आंसर हो सकता है? तो देखिए, ये आप जानते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शपथ लेते हैं, इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति को सीजेआई दिलाते हैं, लेकिन स्पीकर एक ऐसे होते हैं, ये लोकसभा के जो मेंबर होते हैं केवल उसकी शपथ प्रोटेम स्पीकर के समक्ष लेते हैं और स्पीकर जो पद होता है उसकी शपथ नहीं लेते। अब उत्तराखंड के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है क्योंकि जीत आईएएस की जो टीम है, सभी टीमों ने अपने अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। तो उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है, पूजा जोशी जी बार बार बेटे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन का नंबर डालते रहिए। मुझे पता नहीं लग रहा है पूजा जोशी आपने सी आंसर किस सब्जेक्ट का दिया है, 36 का सी दे रहे हैं मीना जी, लेकिन इसका सूरज जी ने सही आंसर दिया है झांझ, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हुए, कुंजापुरी, सरकंडा देवी तथा चंद्रवदनी नामक 3 सिद्धपीठें उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित हैं? अब उत्तराखंड के जो पेपर होते हैं उसमें आप देखते हैं कि उत्तराखंड के क्वेश्चन बहुत खतरनाक वाले आते हैं। वो जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन जिनको सब पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसका आंसर डी है। तो इसका 37 का जो आंसर है, 7 का आंसर वो डी आंसर है, टिहरी। अब रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो डी टिहरी है, उन पे भी चर्चा करते हैं। ये भी उत्तराखंड का क्वेश्चन है और यहाँ लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड दी गई है और ये मैचिंग का क्वेश्चन है, मैचिंग। तो देख लीजिए इसका आंसर बी है, आप हिसाब किताब लगा लीजिए, बी इसका आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। किस पंवार शासक ने 1512 एडी में अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ व देवलगढ़ में शिफ्ट की थी? महिपत शाह, फतेह शाह, अजयपाल और कनकपाल। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? यहां पंवार शासकों की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 39, अजयपाल सूरज जी दे रहे हैं आंसर, कुछ लोग डी कह रहे हैं कनकपाल, लेकिन इसका आंसर सी है, सी अजयपाल, बिल्कुल राइट आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर है। गढ़वाल के किस शासक ने गोरखों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मांगी थी? गढ़वाल का कौन सा शासक था जिसने गोरखों के अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मांगी थी? लॉजिक का क्वेश्चन है, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी कर सकते हैं। सूरज जी का हाँ ए आंसर आ रहा है, सुदर्शन शाह। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप, क्या आधार है आपका सोचने का? अरे देखिए सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सुदर्शन शाह तो खड़बुड़ा के युद्ध में मारा जा चुका है, गोरखों का अधिकार हो गया है, उसका बेटा प्रद्युमन शाह चाहता है कि हमें भी कुछ मिले, तो देखिए उसने अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता मांगी थी। तो प्रद्युमन शाह इसका आंसर है बी। अब देखिए यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें मैं आपका टाइम बेकार नहीं करूंगा। जब क्लास चलती है तो क्लास में प्रॉपर टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, तो यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जा सकता। टेस्ट सीरीज में केवल आपको आंसर दिया जा सकता है। मैंने कहा मेरी घड़ी में 1:10 हुए हैं, 1:10। तो देखिए ये 12 बजे हैं, 1 2 3, 1:10 होंगे। बड़ी सुई एक्यूरेट यहाँ होगी और छोटी 1 से थोड़ी सी आगे होगी। मुझे ये निकालना है कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो छोटी सुई होती है, छोटी सुई जो छोटी सुई होती है ये 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है। एक में 30/60 मिनट 10 हुए हैं इंटू 5, तो मैंने इसको काटा तो 5 डिग्री आता है। यानी छोटी सुई 1 से लेकर जो यहाँ पर आई है, छोटी सुई 1 से आगे कितनी बढ़ गई है? 5। तो यहाँ है, मुझे इधर का निकालना है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, लेकिन मुझे ये निकालना है, ये गैप 5 है, तो 30 - 5 = 25 डिग्री आंसर है। और वो इसमें विकल्प नहीं दिया है, तो नॉन ऑफ दीज इसका आंसर है। फिर यहाँ पर देखिए क्लॉक का क्वेश्चन दिया गया था। अब हम डायरेक्शन का एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं।
यहाँ मिस्टर मनोज के बारे में कहा जा रहा है, ए इसका आंसर नहीं है। ए तो छोटी सुई चली है, मैंने कहा कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 25। मनोज 5 किलोमीटर नॉर्थ जाता है। मनोज देखिए डायरेक्शन कैसे होती है, डायरेक्शन इस तरीके से होती है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ये लेफ्ट होता है, ये राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। तो मनोज 5 किलोमीटर नॉर्थ जाता है किसी स्थान से, यहां से मनोज चला है 5 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ जाने के बाद राइट हैंड टर्न होता है, तो राइट हैंड टर्न होता है मनोज 4 किलोमीटर जाता है। अब लेफ्ट हैंड टर्न होता है लेफ्ट, और इसका लेफ्ट ऊपर की ओर है और ये 3 किलोमीटर जाता है। तो मुझे ये निकालना है, यानी मनोज एट प्रेजेंट यहां से है लेकिन मनोज यहां से चला था, तो ये निकालना है। अब देखिए इसके लिए ट्रायंगल बनाएंगे, ये बना ट्रायंगल, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये 5 है तो ये भी 5, तो यहाँ भाई ये 3 और 5, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना हो गया 8। तो हम क्या करेंगे, अब स्पेस भी का मैं बता देता हूँ, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकालते हैं। 8 का 64 हो गया है, प्लस 16 इक्वल टू 80, और 80 का अंडर रूट निकालते हैं। देखिए 81 का अंडर रूट 9 होता है, ये उससे थोड़ा सा ही कम है, तो आपका जो आंसर आ रहा है 8.9 समथिंग। तो मैं क्या कहूंगा, वो विकल्प नहीं है, तो डी इसका आंसर आ जाएगा, डी। अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ एक सीरीज का क्वेश्चन है 0, 4, 18 और 48। तो आगे क्या आएगा बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ये बिल्कुल भी टफ नहीं होते, लेकिन रीजनिंग और मैथ होता है ये प्रैक्टिस मांगता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्या है, ये 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। अब ये क्या है, ये 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, और ये 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। अब आएगा 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। भाई 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 125 माइनस 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आएगा 100। 100 इसका आंसर है। फिर वो कह रहा है कि इस वर्ष रिपब्लिक डे का मतलब होता है 26 जनवरी को कह रहा है संडे है, संडे। इसी वर्ष इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को क्या दिन होगा, 15 अगस्त को ये पूछा है। तो स्टूडेंट्स कैलेंडर के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, यहाँ पर 26 जन आपको दिया है और 15 अगस्त पूछा है, तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दिन गिनने हैं। तो जैन में कितने होते हैं 31, तो 26 से आगे बढ़ना है, तो जैन में मेरे पास कितने हैं, जैन में 5 डेज बचे। अब फेब, देखिए फेब में क्या होगा, फेब 20 फेब इस बार 2024 है और ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फेब कितने दिन का होता है 29। अब मार्च आता है 31, अप्रैल आएगा 30, मई आएगा 31, जून आएगा 30, जुलाई आएगा 31 एंड अगस्त 15 अगस्त यानी 15 दिन ये हो गए। तो इनका जो टोटल आता है वो 202 आता है। तो मैं क्या करूंगा, इस 202 को 7 से डिवाइड करूंगा। 7 से हम इसलिए करते हैं क्योंकि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो 6 बचता है, क्या बचता है 6। तो इस संडे में मैं प्लस करूंगा, प्लस संडे, तो क्या आएगा सैटरडे। तो इसका आंसर डी आ जाता है। यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन उसको भी डिस्कस कर देते हैं। आप चाहें तो अपना भाग्य आजमा सकते हैं, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखिए क्या इसका आंसर है। ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पर दिया गया है कि जो टॉम है, टॉम को 264 लिखा है, तो LMC इक्वल टू क्या होगा, LMC बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ ए आप कह रहे हैं सूरज जी, चलो देखते हैं। हमें देखना है कि इसको कैसे लिखा है। तो आप जानते हैं T20 पे आता है, O15 पे आता है, M13 पे आता है। तो यहाँ पर क्या किया, 2 और 0 क्या होते हैं 2,
1 और 5 कितने होते हैं 6, 1 और 3 क्या होते हैं 4। अब L किस पोजीशन में आएगा, ये 12 पे आता है, ये 13 पे आता है और ये 3 पे आता है। तो जो फार्मूला यहाँ यूज किया गया वो यहाँ पर किया जाएगा। तो 1 और 2 3, 1 और 3 4 और ऑलरेडी 3 है, तो 3 4 3 किस में आ जाता है 8। तो बच्चों यहाँ पर ये क्लास कंप्लीट होती है। आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके का पेपर होता है। हमेशा मैं आप लोगों को सहयोग देता हूँ। अब कैसा आपको ये पेपर लगा, आप अपने विचार मुझे दे सकते हैं। बस कंटिन्यू ऐसे ही क्लास करते रहिए और जो जो आपकी कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करते रहिए। ओके, थैंक यू।